हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GSEG में। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो 10+2 के पॉलिटिकल साइंस की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉलिटिकल साइंस 10+2 की। और 2022 के लिए ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की से। तो शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था? भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1975 में। कब आपातकाल लगाया गया था? 1975 में लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 368 में। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया? संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, वो किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1975 में आपातकाल लगा था। और आपातकाल 1975 में लगा था ना, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? विधि विधि के शासन का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाइसी ने। किसने किया? डाइसी। विधि के शासन का प्रतिपादन जो है किसने किया? वो डाइसी ने किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ? किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर है 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति फजल अली थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो ये थे EMS नमुंद्रीपाद। EMS नमुंद्रीपाद ये केरल के थे और भारत के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे। ठीक है, AMS नमुंद्रीपाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जो निधन है वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1964 में। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का जो गठन है वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग का गठन। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। योजना आयोग जो है 2014 में समाप्त हो गया, उसी के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता
किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता पर किस पर हस्ताक्षर हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1972 में। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1972 हो जाएगा, 1972। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? यहाँ पर बात हो रही है चिपको आंदोलन से। तो चिपको आंदोलन के जो जनक हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा हैं। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो सुंदरलाल बहुगुणा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूचना के अधिकार कानून या सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था, या सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2005 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोवियत संघ के। कहाँ के? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र है उसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? वो हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये सोवियत संघ का जो विघटन है वो 1991 में 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, चलिए हमारा आज का अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? यूरोपीय संघ जो है वो कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993 में। कब आया था? 1993 में। यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? तो 1993 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन हैं? बहुजन समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो इसका सही नाम होगा काशीराम। कौन है? काशीराम हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा होगा हेग में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? किस वर्ष झारखंड राज्य जो है वो अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर होगा 2000 ईस्वी में। कब आया? 2000 ईस्वी में झारखंड अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है 1991 में, मतलब 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो प्रथम आम चुनाव है वो कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1952 में। ठीक है, 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था।
अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ था? ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ? 1966 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो कौन थे? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा इमरान खान। ठीक है, पाकिस्तान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये कौन है? तो इमरान खान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? जो तृणमूल कांग्रेस है वो किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल ना। तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में जो टोटल सदस्य की संख्या होती है वो 15 होती है, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य की संख्या है वो 5 है। कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के रूप में नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया? बांग्लादेश के रूप में नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1971 में आया था। कब आया था? 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था भारत की मदद से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य की संख्या होती है वो होती है 12। कितनी होती है? ये 12 होती है। ठीक है, यहाँ 13 जो लिखा हुआ है ना, ये जो है ना ये पेज नंबर है। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य की संख्या 12 है। ऑप्शन नीचे है, आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए। ये एक ना, ये 12 होती है राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की संख्या। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है। उसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, तो भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो वास्तु का अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण है संविधान सभा के द्वारा भी किया गया। लेकिन संविधान के निर्माण से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आते हैं उसमें, कि संविधान का पिता है ना, भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता
के बारे में क्वेश्चन आता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। लेकिन एक संविधान सभा का गठन किया गया था ना 1946 में, तो संविधान सभा ने ही मिलकर संविधान का निर्माण किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चलिए, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नीचे दिया हुआ, ये देखिए, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक, ये संवैधानिक, संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, तो ये होगा संवैधानिक। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? चलिए, कार्यपालिका की बात अगर यहाँ पर की जा रही है कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रधानमंत्री ही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। लेकिन कार्यपालिका वास्तविक रूप से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है, लेकिन राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान भी होते हैं ना। तो यहाँ संवैधानिक प्रधान की भी बात हो रही है कि संवैधानिक प्रधान कौन है, तो संवैधानिक प्रधान की जब बात होगी तो यहाँ पर हम लोग राष्ट्रपति मारेंगे। संवैधानिक प्रधान कौन है, तो इसको हम राष्ट्रपति भी मार सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रधान कौन होंगे, तो ये राष्ट्रपति होंगे। लेकिन देखिए, भारत में संविधान कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान पूछा जा रहा है, अगर सीधा संवैधानिक प्रधान पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति होंगे, और यहाँ कार्यपालिका का जो वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और कार्यपालिका का नाम मात्र का जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये द्वंद्व वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो सभी लोग को पता है कि 28 स्टेट हैं ना, मतलब 28 राज्य हैं भारत में भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये जो है ना, भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में इस समय कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो इसका सही आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुत सारे दल हैं, इसलिए भारत में कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया है। संपूर्ण क्रांति का जो नारा है किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1985 में। 1985 में सार्क की स्थापना की गई। कब की गई? 1985 में। अगला प्रश्न है कि स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? स्वराष्ट्र जो है वो किस राज्य का अंग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। स्वराष्ट्र जो है वो गुजरात का एक अंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6 वर्ष। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ये भारत के पास है ना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश के पास है? वो भारत के पास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो इसमें हम लोग बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन जो है ना, वो शहरी स्थानीय शासन, एक होता है ग्रामीण स्थानीय शासन। तो ग्रामीण स्थानीय शासन से 73वां जुड़ा है और 74वां शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। तो अगर ग्रामीण यहाँ पर पूछ दे कि कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है तो 73वां, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? शहरी। क्या पूछा गया है? शहरी स्थानीय शासन। तो इसमें होगा 74वां। ठीक है, शहरी का होगा 74वां और ग्रामीण का होगा 73वां। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे वो कौन थे? तो ये इसका होगा यू थॉट। यू थॉट जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो इसका जो होगा वो सरपंच होंगे। क्या होंगे? सरपंच। ठीक है, ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है सरपंच भी होते हैं, उसके बाद मुखिया भी ग्राम का प्रधान होता है। ठीक है, ग्राम का प्रधान मुखिया, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच। चलिए आगे आगे हम लोग चलते हैं। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1998 में। पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में और दूसरा 1998 में। दोनों राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? वर्तमान में है नहीं, लेकिन पहले था। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो ये होगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग संविधान था। ठीक है, जो अब ख़त्म हो गया ना। 35 से और अनुच्छेद 370 का संबंध उसी से ना, जम्मू कश्मीर राज्य से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न है और 52 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। इस सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? 8। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं सार्क में। ठीक है, चलिए सार्क की स्थापना पता ही है 1985 में हुई। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत जो है ना, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इसका जो सही आंसर है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इसका सही आंसर होगा 1945 में। कब बना था? 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र, ऐसे शुरू से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही 1945 में हुई थी। ठीक है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है उसी समय बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ ना उस समय प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी इन्हीं को कहा जाता है, मोरारजी देसाई। ठीक है, जनता पार्टी के ये थे
पहले प्रधानमंत्री थे। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी यही होंगे, मोरारजी देसाई, ये जनता पार्टी के थे। तो जनता पार्टी का 1970 में हुआ था। ठीक है, चलिए 77 में ही बने थे पहली बार। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो ये होंगे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम होता है, और ये बीपी सिंह के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? यूरो किसकी मुद्रा है? तो इसका सही आंसर होगा यूरोपीय संघ की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? यूरोपीय संघ की संयुक्त मुद्रा का नाम यूरो है। क्या नाम है? यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया 59 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? ये हांगकांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हांगकांग देश नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का है? ठीक है, उल्फा की बात करते हैं तो ये भारत का है। किस देश का है? भारत का। उल्फा एक जो आतंकवादी संगठन है वो भारत का है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो इस साल 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा इसका डिटेल्स हमको कमेंट में, अगर किसी क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम हो, अगर हो सकता है कोई आंसर आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। तब तक आप लोग खुश रहिए, कोरोना से बचते रहिए।